और सबसे पहले बात दिल्ली हिंसा की। होली से पहले दिल्ली हिंसा के गूंज लोकसभा में सुनाई दी थी। हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित भी हुई थी। अब होली के बाद दिल्ली हिंसा को लेकर सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। जी हां, आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा पर विपक्ष के एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही सख्त संदेश भी दिया कि दिल्ली दंगों के दोषी मोदी सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री ने आंकड़ों के जरिए दिल्ली हिंसा में सरकार के एक्शन प्लान को भी समझाया कि आज मैं दिल्ली के हरेक दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूं, मगर उनको आश्वस्त भी करता हूं कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं। होली के बाद क्यों चर्चा करना? क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास, और जब इतने सडन और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए, और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता। जब दंगे होते हैं तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते। मैंने ही श्री अजीत डोभाल को विनती करी थी कि आप जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, और मेरी ही विनती पर वो वहां गए। 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था, और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए ना, वो मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। मेरी बात तो, आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। ये 40 टीमों का जो गठन किया है मान्यवर, इसके अलावे एक हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना वो तभी संभव है जब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो। इसकी संभावनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है मान्यवर। जाहिर है अमित शाह ने जवाब देकर दिल्ली हिंसा पर न सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि दिल्ली हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश थी, एक माइंड काम कर रहा था, और जिसे कम से कम कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बेहतर काम किया, दिल्ली पुलिस की हौसला अफजाई भी की। लेकिन अमित शाह के बातों को जरा समझिए, अमित शाह की बातों का मतलब समझिए। अमित शाह ने दिल्ली दंगों के दोषियों के खिलाफ सख्त रुख का इशारा कर दिया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली दंगा एक सोची समझी साजिश थी। बगैर नाम लिए अमित शाह ने सोनिया गांधी के भाषण का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस की तरफ इशारा कर दिया। आपको याद होगा सीएए को लेकर रैली में हुई थी कांग्रेस की, और उसमें साफ तौर पर सोनिया गांधी ने कहा था कि घरों से बाहर निकलने की जरूरत है और सड़क पर उतरने की जरूरत है। जबकि दिल्ली पुलिस की पीठ ठोकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस का हौसला बढ़ा दिया। साथ ही हिंसा के दौरान अहमदाबाद में होने के आरोपों का भी अमित शाह ने बेबाकी से जवाब देकर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बात अजब एमपी की गजब सियासत में कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसकी बानगी एमपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़े उलटफेर के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की।
पल पल बदलती मध्य प्रदेश की सियासत में तब नया मोड़ आ गया जब दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सिंधिया को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई। अपने संबोधन में सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए, साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं, और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। उधर सिंधिया के बीजेपी में जाते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट भी आने लगे। जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य को गिरगिट की संख्या दे दी, बीजेपी ने सिंधिया का स्वागत किया। हालांकि ये कल ही साफ हो गया था कि सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, इंतजार तो बस उनके बीजेपी में शामिल होने का था। सिंधिया ने इससे पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ग्वालियर चंबल संभाग में दबदबे वाले इस नेता के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि डैमेज बस इतना ही नहीं है, सिंधिया समर्थक कई विधायक हैं जो देर सवेर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस खबर के पीछे की खबर समझिए, ये खेल कैसे अंजाम तक पहुंचा, ये हम आपको बताते हैं। इस पूरे खेल को कांग्रेस के बड़े नेता भांप नहीं पाए। कमलनाथ सिंधिया की ताकत को पहचानने में चूक गए। बीजेपी से पार्टी को बचाने में कांग्रेस नाकाम रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टूट का असर हुआ और दूसरे राज्यों में भी इसका असर दिख सकता है, और आखिरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी भी हो सकती है। सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस भले ही बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए, प्रलोभन और लालच की राजनीति करने का आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को यह भी समझना होगा कि आखिर क्यों उसके बड़े नेता, युवा नेता खफा होते जा रहे हैं। सचिन पायलट भी खफा है राजस्थान में, महाराष्ट्र में संजय निरुपम। आखिर क्यों ऐसे नेता खफा होते जा रहे हैं? उनकी नाराजगी को समझने की जरूरत है, उनकी बातों को सुनने की जरूरत है, बजाय कि बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाए। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फजीयत होने के बाद अब बिहार कांग्रेस में भी टूट का खतरा बढ़ गया है। जेडीयू ने दावा किया कि कांग्रेस में जल्द टूट होगी। सत्ताधारी पार्टी के दावे के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजनीति में दल बदल अब कोई आश्चर्य नहीं, बस मौके की बात है। एमपी कांग्रेस में टूट के बाद बिहार कांग्रेस में भी सुगबुगाहट तेज है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जेडीयू दावा कर रही है। ऐसा दावा सिर्फ जेडीयू का ही नहीं, बल्कि बीजेपी भी इसके संकेत दे रही है। तो बड़ी टूट होगी बिहार कांग्रेस में चुनाव के पहले, निश्चित रूप से। बहुत से विधायक जो है छोड़ के भागेंगे। खुद वापस जीत के नहीं आने की परिस्थिति बनी हुई है ना लोगों में, तो लोग क्या करेंगे? आने वाले दिनों में कांग्रेस के विधायक अपने अपनी जगह तलाश सकते हैं, दूसरी पार्टियों में आ सकते हैं। कुछ भाजपा में आएंगे, कुछ जदयू में जाएंगे, कुछ लोजपा में जाएंगे, यही होगा। जेडीयू और बीजेपी के दावे से महागठबंधन में घमासान शुरू है। फिलहाल तकरार राज्यसभा की सीट को लेकर है। हालांकि कांग्रेस कहती है कि टूट का सपना देखने वालों को निराशा ही हाथ लगेगी। हमारे सभी विधायक, पार्टी के सभी नेता बिल्कुल ही कमिटेड हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हर हालत में बने रहेंगे और अपने नेतृत्व के हाथ को ही मजबूत करते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में दल बदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जेडीयू का दावा कितना सच है फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन दावे और प्रतिरोध के बीच
कांग्रेस नेता जरूर सहमे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आपको याद होगा 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा, चेहरा नीतीश कुमार थे और कांग्रेस के कई ऐसे विधायक जीतकर आए जो पहली बार आए, जिन्हें खुद भरोसा भी नहीं था कि वो जीत सकते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार के चेहरे के बूते वो जीत कर आए और इस बार नीतीश कुमार एनडीए में हैं। ऐसे में कांग्रेस के कई विधायकों को दोबारा जीतने से आशंका है जीतने पर। यही एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश की सियासत का असर बिहार में हो सकता है और कई विधायक टूटकर एनडीए में जेडीयू और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जो संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है और बीजेपी कह रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद, इसे हम आपको समझाते हैं। बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है कैसे? अब जरा मध्य प्रदेश में सीटों की सियासी बिसात समझिए। 22 विधायक जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, 1 हफ्ते का वक्त होता है स्पीकर के पास। इस्तीफा अगर मंजूर हो गया तो सदन की संख्या 206 हो जाएगी। इस्तीफे के बाद बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 104 हो जाएगा। 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और एसपी के 1 विधायक के साथ कांग्रेस के पास 99 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम हैं, जबकि बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, जो बहुमत से 3 ज्यादा हैं। इस स्थिति में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। तस्वीरें चंद महीने पहले की याद कीजिए, जब महाराज और मामा का मिलन हुआ था, दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। मुमकिन है उस मुलाकात में ही आज की घटना की नींव पड़ गई हो, क्योंकि महाराज दिल्ली में और मामा फिर से क्या सत्ता में वापसी करेंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। राज्यसभा की रेस की बात करते हैं, क्योंकि राज्यसभा की रेस के बहाने तमाम सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए 5 सीटें खाली हो रही हैं, लिहाजा उम्मीदवारों को लेकर एनडीए में सस्पेंस खत्म हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। जेडीयू से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार होंगे, तो बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 सीटों पर एनडीए की जीत तय है और एनडीए गठबंधन ने तीनों उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तक नहीं हुआ। तो एनडीए बनाम महागठबंधन में चेहरा एनडीए ने आगे कर दिया नीतीश कुमार का। सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों दलों में कोई मतभेद नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन महागठबंधन हर मुद्दे पर पिछड़ता जा रहा है और राज्यसभा के नाम को लेकर भी पिछड़ गया है। एनडीए ने चेहरों के नाम ऐलान कर दिए हैं, उम्मीदवारों के नाम, महागठबंधन पिछड़ गया है। जाहिर है राज्यसभा की रेस के बहाने विधानसभा चुनाव की भी रेस पीछे पर्दे के पीछे चल रही है। जरा इसे समझिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। उम्मीदवारों के जरिए एनडीए ने जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। 2 सवर्णों के जरिए बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बिहार में सवर्णों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले रामनाथ ठाकुर को एनडीए ने कैंडिडेट बनाकर विपक्ष के खिलाफ एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में अति पिछड़ों का बड़ा वोट बैंक है और रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। राज्यसभा चुनाव के बहाने सियासी समीकरण और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार जरूर आश्चर्यजनक बात यह है कि एनडीए की ओर से एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं आया है। हो सकता है एनडीए की अपनी रणनीति हो। देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से कौन सा चेहरा पेश किया जाता है। आरजेडी की तरफ से दोनों चेहरा होते हैं या कांग्रेस की तरफ से एक होते हैं, ये देखना होगा। झारखंड में भी बीजेपी ने एक ऐसा नाम सामने लाया जिसने सबको चौंका दिया। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राज्यसभा का टिकट दे दिया है। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। दूसरी सीट के लिए बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक प्रकाश पर बड़ा दांव खेल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने दीपक प्रकाश को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर सबको चौंका दिया है। इसके साथ ही बीजेपी खेमे से उम्मीदवारों की रेस में शामिल पूर्व सीएम रघुवर दास और रविंद्र राय की दावेदारी खत्म हो गई और दीपक प्रकाश के लिए बधाई और मिठाई का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भाजपा ने यहां से राज्यसभा टिकट उम्मीदवार अपना चुना है। ऐसे में अभी भाजपा कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ लगातार दीपक प्रकाश के पास पहुंच रही है, बधाई देने का तांता लगा हुआ है। दीपक प्रकाश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दो बड़ी जिम्मेदारी कहें कि आपको दी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, कैसा लग रहा है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां सामान्य कार्यकर्ता को इतना सम्मान मिलता है। हम बहुत आभारी हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और सब तमाम केंद्रीय नेतृत्व का, और खासकर हम जैसे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान देने का उन्होंने काम किया। साथ ही साथ झारखंड में काम करने वाले ऐसे असंख्य कार्यकर्ता जिसकी प्रेरणा से हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी हम काम करते रहेंगे, ये भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है। अब जब माना जा रहा है कि रघुवर दास के नाम पर आजसू समर्थन को तैयार नहीं था, जिसके बाद दीपक प्रकाश के नाम पर सहमति बनी। गौरतलब है कि झारखंड बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रमोशन मिला तो वो हैं दीपक प्रकाश। अभी पिछले महीने ही दीपक को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। 4 मार्च को उन्होंने तामझाम के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और अब कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए सीधे राज्यसभा की रेस में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके सामान्य विचारधारा के लोगों के पास, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और उस संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जरूर पालन किया जाएगा। जाहिर है आज की तारीख में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भी दीपक प्रकाश से ही झारखंड बीजेपी के प्रकाशित होने की उम्मीद है। यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जहां झारखंड में पार्टी को संवारेंगे, तो वहीं राज्यसभा से अब संसदीय राजनीति की शुरुआत भी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा की रिपोर्ट। राज्यसभा के प्रत्याशी दीपक प्रकाश बनाए गए हैं, इसके पीछे क्या मायने हैं ये समझते हैं जल्दी से। झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी अपने सियासी किले को दुरुस्त करने में जुट गई है। पहले बीजेपी ने बाबूलाल की घर वापसी कराई, गैर आदिवासी के फॉर्मूले को दरकिनार कर बाबूलाल को आगे किया, दीपक प्रकाश को आगे कर बीजेपी ने सियासी बैलेंस बनाया है। चूंकि दीपक प्रकाश गैर आदिवासी समुदाय से आते हैं, दीपक प्रकाश का कद बीजेपी के लिए जादुई आंकड़ा जुटा सकता है। मसलन बाबूलाल की वापसी के बाद बीजेपी के पास 26 विधायक हैं, जादुई आंकड़े के लिए 27 विधायकों की जरूरत होगी। बीजेपी को आजसू से आस है, उम्मीद है कि दीपक प्रकाश बीजेपी के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बात और है कि दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, फिर राज्यसभा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के आने के बाद से ये सब हो रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी की पुरानी टीम बीजेपी में, झारखंड बीजेपी में फिर से एक्टिव हो रही है, चूंकि बाबूलाल मरांडी के साथ ही कभी दीपक प्रकाश रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।